अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। आजकल बहनों भाइयों, प्रबुद्ध समाज की इज्जत राजनीतिक दलों में थोड़ी बढ़ गई है। जिनको कभी पूछा नहीं जा रहा था, जिनको चिमटे से भी नहीं छुआ जा रहा था, आजकल उनके लिए फूल और मोतीचूर के लड्डू बांटे जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया। इस विषय पर आज हम बात करेंगे। बहनों भाइयों, अचानक से प्रबुद्ध समाज की लॉटरी लग गई है राजनीतिक दलों के लिए। हाँ, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, जिन पर डंडे और कोड़े बरस रहे थे, जिनको दरोगा जी गिराकर पीटते थे और जिनका काफ़ी ठीक ठाक इंतजाम कर दिया गया था, आजकल राजनीतिक दलों में उनकी इज्जत बढ़ गई है। इस समाज का नाम है प्रबुद्ध वर्ग। समझने वाले जानते हैं कि ये कौन सा प्रबुद्ध वर्ग है। तो आजकल इनकी बड़ी पूछ हो गई है। बहुजन समाज पार्टी ने जब से प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन शुरू किया, उसके तत्काल बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन शुरू कर रखा है उत्तर प्रदेश में। अब भारतीय जनता पार्टी भी 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस से अपना प्रबुद्ध वर्ग का कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। प्रबुद्ध वर्ग का हिंदी में मतलब होता है ब्राह्मण समाज। जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, लंबे समय से उपेक्षा के शिकार थे, और वर्तमान सरकार पर इस बात का आरोप भी है कि वो ब्राह्मण समाज की उपेक्षा और उत्पीड़न भी काफ़ी बड़ी तादाद में हुआ है। विपक्षी दल इस मुद्दे को जमकर भुना रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, ब्राह्मणों के बीच जा रहे हैं। चूंकि तकनीकी तौर पर राजनीतिक दल जातिगत सम्मेलन नहीं कर सकते हैं बैनर पर लिखकर, लिहाजा ब्राह्मण सम्मेलनों का नाम दिया गया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। तो प्रबुद्धों की प्रबुद्धता अचानक बढ़ गई है क्या? ये अचानक से बहुत प्रतिभावान हो गए हैं ये प्रबुद्ध? अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इन प्रबुद्धों की पूछ बढ़ गई है? जाहिर सी बात है कि चुनाव में वोट सबको चाहिए होता है, और यह समाज तकरीबन 14 से 15% का है, और अगर इसमें भूमिहार और त्यागी समाज जोड़ दें तो ये तकरीबन 17% तक जाता है। इस समाज के सम्मेलनों से राजनीतिक दलों को क्या हासिल होगा? मूल प्रश्न ये है, क्या ये सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाला वोटों का औजार हैं, या वाकई में ये एक वोट बैंक बन चुका है? और अगर बन चुका है तो ये किसके साथ है? क्या बिखरा हुआ वोट बैंक है या फिर कंसोलिडेटेड वोट बैंक है? अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो प्रबुद्ध समाज कभी एक मत होकर एक वोट बैंक की शक्ल में नहीं था। कांग्रेस के ज़माने की बात अलग थी, लेकिन उसके बाद जब से मंडल और कमंडल की राजनीति आई और ये तथाकथित प्रबुद्ध समाज किनारे लगा दिया गया, उसके बाद से इस समाज को कभी नेतृत्व नहीं मिला उत्तर प्रदेश का। अंतिम मुख्यमंत्री अगर ब्राह्मण समाज से कोई किसी के पास थे तो कांग्रेस के थे नारायण दत्त तिवारी। उसके बाद किसी पार्टी ने भी नेतृत्व इन्हें नहीं दिया है इस समाज को। अब इस समाज की तमाम विसंगतियां भी हैं, आपसी कलह कलेश भी हैं, आपसी खींचातानी भी हैं, और कुएं में मेढक के समान इनका व्यवहार रहता है। एक आगे बढ़ता है, 4 नीचे लटक कर खींचने को तत्पर। लिहाजा राजनीतिक दलों को ये समाज सूट करता है कि एक मुश्त आ जाते हैं, थोड़ी बहुत हिस्सेदारी मिलती है, बाकी इनके हिस्से कुछ मिले ना मिले। वोकल कम्युनिटी है ये, जो ओपिनियन बनाते और बिगाड़ते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों की चिंता ये सिर्फ इनका अपना वोट नहीं है, ये माहौल को बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। किसी भी चौराहे पर खड़े होकर ये चाय पीते हुए किसी के बारे में कुछ भी ओपिनियन प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसके पीछे अपने न जाने कौन कौन से तर्क और वितर्क रखते हैं। ये इनकी क्वालिटी है। क्या इस समाज की उपेक्षा करके कोई राजनीतिक दल आगे बढ़ पाएगा? जवाब है नहीं। इनकी उपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। इन्हें भले कुछ ना मिले, लेकिन इनको मिलने का एहसास होते रहना चाहिए। ये एहसासों में जीने वाला एक कम्युनिटी है, अतीत जीवी कम्युनिटी है ये। दादों और परदादों के अचीवमेंट्स पे इतराने वाली कम्युनिटी है ये। खुद क्या किया इस पर इनको बहुत ज़्यादा गौरव की अनुभूति भले न हो, लेकिन ये दादों परदादों और विरासत और खानदानी परंपरा को निभाने वाली ये प्रबुद्ध समाज है। तो बीजेपी को क्या ज़रूरत पड़ गई कि इस कम्युनिटी की अचानक उसे याद आ गई? विपक्ष का तो समझ में आता है कि वो नाराज़गी भुनाना चाहती। क्या बीजेपी वाकई में इनके प्रति नर्म रुख रखेगी, इनको मनाने की कोशिश कर रही है? और अगर मनाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी कम्युनिटी के नेताओं को क्यों इनके पास भेजा जा रहा है? इनकी अपनी कम्युनिटी के नेताओं को इनके पास क्यों नहीं भेजा जा रहा है? मसला थोड़ा डिफरेंट है।
और 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस से ही भदोही से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और वहाँ उनका एक बड़ा कार्यक्रम भी है शिक्षक दिवस पे। माना जा रहा है कि प्रबुद्धों के लिए वहाँ से वो कुछ बड़ा ऐलान भी करेंगे। तो क्या वाकई में प्रबुद्धों की नाराजगी बीजेपी के लिए मुसीबत है, परेशानी है, या फिर 2012 के बाद 2017 तक या 2014 से भी अगर आप जोड़ लें तो ये समाज का अधिकांश हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो मत नहीं है कि पिछले 7 सालों से प्रबुद्ध समाज का लॉयन शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है। क्या 22 में भी होगा? जवाब अभी किसी को पता नहीं है। 7 सितंबर को प्रबुद्ध समाज यानी ब्राह्मणों की एक बड़ी मीटिंग मायावती ने भी बुलाई है। 2012 का चुनाव वो हारी थी, उसके बाद उन्होंने भी ब्राह्मणों के प्रति अपने रुख को थोड़ा सख्त कर लिया था, लेकिन अब उन्हें लगता है कि इनको मनाया जा सकता है। लिहाजा आपने देखा होगा कि अब तक 70 जिलों का दौरा सतीश चंद्र मिश्रा कर चुके हैं और मिश्रा जी की उम्र भी 70 साल है। तो इस उम्र में वो 70 जिले अब तक घूम चुके हैं और 7 सितंबर को मायावती लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करेंगी। नतीजे क्या होंगे ये चुनाव के बाद तो पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि समाज में नाराजगी है। यही कारण है कि विपक्ष एक्टिवेटेड है इस कम्युनिटी को मनाने के लिए। कुछ बयान सुनिए। आज की डिबेट राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने हमारे प्रकोष्ठ और मोर्चा बने उनके सम्मेलन लगातार हम करते रहते हैं। बुद्धिजीवी का भी एक हमारा प्रकोष्ठ है, मोर्चा है, उसके माध्यम से जनपद के अंदर सबसे संपर्क करके जो रिटायर्ड बुद्धिजीवी हैं, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इस तरह के पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, उनके साथ सम्मेलन करके उनसे भी हम लोग बात करेंगे। ये तो आज हमारे चुनाव का एक प्रक्रिया भी है। बीजेपी प्रबुद्ध समाज का जब करेगी तो हम उसका जवाब देने का काम करेंगे। पहले उनको करने तो दीजिए, अभी तो वो नकल करने की प्लानिंग बना रहे हैं ना। हम तो पूरा उत्तर प्रदेश घूम चुके हैं। उत्तर प्रदेश का पूरा प्रबुद्ध समाज तो इंतजार कर रहा है 2022 का कि कब बीजेपी को उखाड़ के फेंके और इनको यहाँ से बाहर पहुँचाने का काम किए। सरकारें सम्मेलन तब करती हैं जब उन पर अपना काम बताने के लिए नहीं होता। उनके पास ये नहीं होता कि वो उदाहरण के साथ बता पाएँ कि किस वर्ग के लिए उन्होंने क्या किया है। सम्मेलन तो विपक्ष के लोग करते हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करते हैं, अपनी बात करते हैं। तो चलिए, मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी को 5 साल की सरकार चलाने के बावजूद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो विपक्ष में रहे, उन्होंने किसी का काम नहीं किया। क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रबुद्ध सम्मेलन में कि हम 70 लाख नौकरियां नहीं दिला पाए, हम महिलाओं की अस्मत नहीं बचा पाए, हम कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मरने से नहीं बचा पाए, हम दवाइयां नहीं दे पाए, हमारे शासन काल में गंगा में लाशें उतराती रही। तो आज की डिबेट में मेरे साथ अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, एमएच खान बीएसपी से हैं, राहुल त्रिपाठी ब्राह्मण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी से हैं, ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस से हैं, हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और चक्रपाणी महाराज अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। राहुल त्रिपाठी, मैं पहले कार्यक्रम आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आप तो बहुत लंबे समय से ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि जिस समाज को कोई पूछ नहीं रहा था, अचानक से बीजेपी उनको याद कर रही है। आपके मुद्दे क्या हैं और ये आपको मनाने आएंगे तो आपके पास सवाल क्या हैं? नमस्कार विजय जी से उपस्थित सभी महानुभावों को जय परशुराम। आपने बताया कि बीजेपी भी अब ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। आपको एतराज है? आवश्यकता क्या पड़ी भाजपा को इस सम्मेलन करने की? सरकार 5 साल बाद जब चुनाव में जाती है तो अपने कार्य बताती है कि उन ब्राह्मणों को सम्मेलन करती है जो सपा बसपा अभी तक कर रही थी। इसका मतलब भाजपा ने मान लिया है कि ब्राह्मण उनसे नाराज है, तभी तो आवश्यकता पड़ी। 2017 में उन्होंने सरकार बनाई थी, क्या तब उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन किए थे? क्या ब्राह्मण सम्मेलन करके वोट लिए थे? आज आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि उन्हें ये लगने लगा है कि वास्तव में ब्राह्मण नाराज है, ये उनकी स्वीकारोक्ति है। इस बात को आप मानिए। अब रही बात मुद्दों की। ब्राह्मण, मैं विगत डिबेट में आया था, मैंने क्या कहा था आपसे कि ब्राह्मण पद नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, ब्राह्मण सम्मान चाहता है। और ब्राह्मण को इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ मारा काटा गया है। 900 से अधिक हत्याएं हुई हैं
उनका कोई जांच रिपोर्ट की जांच नहीं बैठी है, सिर्फ अत्याचार और अनाचार हुआ है भाजपा सरकार ने। और प्रत्येक थाना चौकी से लेकर प्रत्येक स्तर पर जहां भी ब्राह्मण अपनी फरियाद लेके जाता है उसका तिरस्कृत उसको किया जाता है। जातिवादी मानसिकता के लोग जगह जगह बैठा ले गए हुए हैं, इसलिए कार्य हो रहा है। ब्रजेश जी, बहुत आपको आश्चर्य होगा, मैं तो ये बताऊं कि अभी 6 अगस्त को मैंने अपना कार्यालय यहाँ लखनऊ में खोला और 15 अगस्त को उसका उद्घाटन किया। मैंने निमंत्रित किया था कुछ लोगों को। 19 अगस्त को मेरे कार्यालय पर व्यवसायिक दिखा करके छापा डाल दिया गया कि आप व्यवसायिक यूज कर रहे हैं बिजली के बिलों का। अब बताइए, ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मण महासभा चला रहा हूं मैं, उसमें कौन सा व्यवसाय यूज कर रहा हूं? मैं एक्सीएन से मिलता हूं तो ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि ऊर्जा मंत्री के वहां से फोन आ रहा है कि आपके वहां के व्यवसाय किया जाए। ये इस तरह से परेशान किया जा रहा है। जो ब्राह्मण संगठन या ब्राह्मण नेता इस पर मुखर होकर बोल रहा है उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये भाजपा की नीति है कि वो ब्राह्मण को दिखाने के लिए सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, उन्हें कोई भी ब्राह्मणों से लेना देना नहीं है। ऑलराइट, मैं अमित पुरी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अमित जी, अभी आपने सुना राहुल त्रिपाठी की बात, उनकी कई बातें ऐसी हैं जिनके जवाब आपको देने चाहिए। दूसरा विषय ये है, अचानक आपको कैसे लगा कि प्रबुद्धों की प्रबुद्धता की आपको आवश्यकता है? बिल्कुल सही। अब मैं उत्तर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी इतनी डीप ब्रीदिंग क्यों करके दे रहे हो जवाब? मैंने तो आराम से छोटा सा सवाल किया था 2 शब्दों का। उससे मैं डिरेल्ड होने वाला नहीं। ओके, अब मैं आता हूं। अब मैं अभी देख रहा था बैठे बैठे खान साहब एक आपकी आर्काइव्स को, जी, तो 2019 के पहले एक डिबेट में आपके साथ था, तो आपने कहा भाई ये विश्वेश्वरैया हॉल में इतने सारे सम्मेलन तमाम जाति वर्गों के आप क्यों कर रहे हैं? जी, आपने 19 जाति सम्मेलन किए थे। हाँ, मैं जब कोट करता हूं तो बहुत रेफरेंस के साथ करता हूं, इसीलिए डीप ब्रीथिंग को पे ना जाइए, इन डेप्थ एनालिसिस करता हूं। आपको लग गई मेरी बात? नहीं, मैं इन डेप्थ एनालिसिस करता हूं, मैं डीप का डेप्थ पे चला गया। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिबद्धता किसी जाति वर्ग के साथ नहीं है। सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, इसके अंदर तमाम प्रोफेशनल तबके जो हैं। हम तो ये आलोचना जीवन भर सुनते रहे कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, 24/7 इलेक्शन की पार्टी है, बैठक वाली पार्टी है। अरे एक हमने सम्मेलन करने की सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के से प्रारंभ करने की घोषणा क्या की, लोगों को चिंता होने लगी। अच्छा, अब प्रबुद्ध कौन, प्रतिबद्ध कौन, जरा ये भी देखें। मिले मतलब ये ब्राह्मणों को नहीं है, प्रबुद्धों के लिए है। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और अयोध्या में बनाएंगे शौचालय, और अब प्रतिबद्धता बताएंगे कि अयोध्या में मंदिर बनाएंगे। खान साहब हंस रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि लाओ बानगी के तौर पे बता दूं। तिलक, तराजू और तलवार, इनको जूते मारो 4। और इसी के साथ फिर अगली लाइन में कहा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी तो बढ़ गया, केवल एक परिवार के ब्राह्मण आगे बढ़े, बाकी उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण SC/ST एक्ट में परेशान हो गया। पुरी जी, एक सेकंड रुक जाएं। हाँ बिल्कुल रुक गया। उसमें तो चलो जूता लात तक ही बात थी, यहाँ तो छाती पे गोली और निर्दोषों को जेल। नहीं, यहाँ छाती पे कोई गोली नहीं है। गोली कहां लगी थी? जब सरकटी लाश नीरज मिश्रा की कन्नौज के गेस्ट हाउस में श्री अखिलेश यादव से चुनाव के समय वार्ता करने गए थे, और नीरज की सरकटी लाश पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और ब्राह्मण समाज पूछ रहा था कि निर्देश। पर ब्राह्मण समाज तो ये भी पूछ रहा है कि खुशी दुबे जेल में क्यों है और प्रभात मिश्रा के सर पर गोली क्यों मारी गई? बिल्कुल भाई, तमाम सर लॉयर अब खड़े हो गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, एडवोकेट जनरल हैं। तो मतलब आपको इन प्रबुद्धों की आवश्यकता है? आप मतलब है, आप इनको तो चिमटे से नहीं हाथ से छुओगे? नहीं, ना चिमटा ना हाथ। अब जरा सुन लीजिए, मैं पूछ रहा हूं, कांग्रेस के भी मित्र आज यहां बैठे हैं अयोध्या से, राजीव अपना गांधी जवाब दे दो। मैंने ये पूछा था जी, कि प्रबुद्धों की प्रबुद्धता की आवश्यकता आपको प्रतीत हो? हमें हमेशा प्रतीत होती रही है। आप कहां कांग्रेस वगैरह पहुंच गए? हम तो हमेशा सम्मेलन करते रहे। आप तो देखेंगे देश के तमाम प्रबुद्ध लोगों से मिलने, देश के गृह मंत्री तक गए, प्रधानमंत्री से भी लोग मिले। और हम अच्छा, आप जब ये प्रबुद्ध सम्मेलन कीजिएगा तो जो इनके हमारा इश्यूज हैं, निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है संवाद तो का। जो इनके इश्यूज हैं उसको कौन एड्रेस करेगा? हम ही करेंगे, हम ही ने किया है, हम ही करेंगे। तो छोड़ दो, खुशी दुबे को जेल में क्यों पकड़े डाले हुए? लीगली अलाउ हो जाएगा, कोर्ट से बेल ऑर्डर हो जाएगा केस। जो जिसने प्रभात मिश्रा को गोली मारी है वो तो अभी तक घूम रहा है।
और जिस इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या की गई वो आईपीएस आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, इसलिए समाज सवाल उस पूछता है। आईपीएस के ऊपर, पाटीदार के ऊपर जितना सीरियस केस लगा, हाँ। इतना किसी आईपीएस कैडर के अधिकारी आज पर तक पूरे आपने हिंद- उसको पूरे संरक्षण हिंद दिया में है कोई संरक्षण और नहीं आपकी है। पार्टी की सरकार उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, corroborative एविडेंस हो, तो आत्महत्या के लिए उकसाने पर एक सेकंड सुन लें, इतना उद्वेलित क्यों हैं आप? चलता प्रबुद्ध लोग इतना उद्वेलित नहीं होते हैं जितना आप हैं। नहीं, उद्वेलित नहीं है, सुन तो लें, हर चीज सुन तो लें आप। सलामत भी नहीं होती। आप सवाल तो ले लें, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल गुस्सा नहीं कर भाई, रहे, बताएं आत्महत्या हुजूर। के उकसाने के लिए अगर अमिताभ ठाकुर जेल जा सकते हैं तो एक्सटॉर्शन करके हत्या करने वाला आईपीएस जेल क्यों नहीं जाएगा? मैं तो आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं। अगर मैं गलत जवाब अगर- दिया हूं ना- तो आप मेरी नहीं, प्रबुद्धता बिल्कुल, पर सवाल नहीं, उठाओ। आपकी प्रबुद्धता पे नमन है, आपकी प्रतिबद्धता पे नमन है, प्रबुद्धता के साथ प्रतिबद्धता पे भी नमन है, लेकिन मैं कह रहा हूं देश भर के अंदर एक आईपीएस अधिकारी दिखा ओके, दीजिएगा प्रोफेसर अभिषेक जिसपे मिश्रा, आपके पाटीदार पास की जवाब तरह नहीं कार्रवाई है की हो क्योंकि किसी उसको सरकार ने। आपकी पार्टी की सरकार ने संरक्षण दिया हुआ है। मैं प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। भाई प्रोफेसर साहब, देखिए इनका प्रबुद्ध सम्मेलन भी शुरू हो गया है, आप लोग भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हो। मसला क्या है कि अचानक आप लोगों के मन में इतनी हिलोरें उठने लगी, इतनी प्रतिबद्धता प्रबुद्ध समाज के लिए अचानक आप लोग के मन में कहां से जग गई? आदरणीय ब्रजेश जी, हम लोगों ने हमेशा से पहले दिन से इस बात की लड़ाई की, हमने हर लेवल पे जहां जहां अत्याचार किया भारतीय जनता पार्टी ने, जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेस किया, जहां उन्होंने अपमान किया, जहां तिरस्कृत किया, जहां बेइज्जत किया प्रबुद्ध समाज को, वहां समाजवादी पार्टी ने लड़ाई लड़ी। मैं आपको उदाहरण देता हूं, यह सरकार बनने के 3 दिन के अंदर अंदर गोरखपुर में पंडित हरिशंकर तिवारी जी के घर पे रेड हुई थी पुलिस की, जिसमें उस व्यक्ति को खोज रहे थे जो कि 1 महीने से जेल में था, जिसमें कुछ नहीं मिला उनको। जो व्यक्ति 1 महीने से जेल में था, इनकी पुलिस उसको खोजने हरिशंकर तिवारी जी के घर गई। हमने उस दिन पहली बार आवाज उठाई थी, आपने भी उसकी कवरेज की थी। मैं भारत समाचार को उस समय मैंने धन्यवाद दिया था, आज फिर देता हूं। आपने निर्भीकता से उस समय भी दिखाया था, आज भी आप दिखा रहे हैं मुद्दा। जब खुशी दुबे पे सवाल आया, जब खुशी दुबे पे पुलिस के एसएसपी ने लिए बयान दिया कि हम गलती से ये जेल चली गई, हम इनके मुकदमे वापस लेकर के इनको छोड़ देंगे, तो वो मुख्यमंत्री जिसने अपने ऊपर मुकदमे वापस ले लिए, जिसने भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों पे जिन पे एनएसए तक लगा था उनके मुकदमे वापस ले लिए, आज उनको खुशी दुबे का मुकदमा नहीं दिख रहा कि उसका भी मुकदमा वापस ले लेते। आज उस एसएसपी को हटा दिया गया और वो बच्ची आज भी जेल में है जो 2 दिन की ब्याहता थी, लोगों के सर में गोली मार दी गई। यही वो सरकार है, आज ये जवाब दे रहे हैं तो इसका दे दें कि उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री जी ब्राह्मणों के पास कितने लाइसेंस है उसकी गिनती कराने का आदेश हुआ था। नहीं हुआ था तो मुझे बता दें, ये कह दे कि झूठ गलत बात है। क्यों हुआ था जी। तब भी हम लोगों ने विरोध किया, आपने मजबूती से दिखाया, तो इनको बैकफुट पे जाकर के वापस लेना पड़ा। निर्वेंद्र मिश्र जी की मौत हुई, उसमें उनके परिवार ने कहा मर्डर है, सीओ लेवल तक के अधिकारियों पे इल्जाम लगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग उनकी अंत्येष्टि में जा रहे थे तो वो पुलिस ने रोकने का काम किया। मैंने पुलिस वालों से पूछा, आपने टीवी पे भी दिखाया था उस समय, कि भाई हमें किसी की अंत्येष्टि में जाने से क्यों रोका जा रहा है? तो जो लोग अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं गए, वो लोग अभी आपने देखा किस तरह अंत्येष्टियां मना रहे थे। तो जो वो उस तरीके की जब बात आती है, हमको इस तरह रोका जा रहा था जैसे कि हम लोग। तो ये क्या आपकी नकल क्यों कर रोका रहे गया? हैं या आज क्यों उस या सीएम के ये खिलाफ प्रबुद्धों कार्रवाई को नहीं हुई? मनाना चाहते हैं? क्या मसला क्या है? देखिए ब्रजेश जी, इनको ये पता लग गया है कि आज इनको ये फीडबैक पहुंच गया होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने क्षेत्र में घुसने के लायक नहीं बचे। आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को रोका जा रहा है, मंत्रियों को रोका जा रहा है, पुलिस लाठीचार्ज करके भी गांव में नहीं पहुंचा पा रही है भारत सरकार के मंत्रियों की। आज ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो इनको ये फीडबैक एकदम क्लियर है कि पूरा प्रबुद्ध समाज, और अकेला प्रबुद्ध समाज नहीं, हर वर्ग नाराज है, हर समाज नाराज है, व्यापारी शुक्रिया आपका नाराज है, प्रोफेसर पुलिस साहब। वाले मैं नाराज नेक्स्ट है, राउंड में अधिकारी आपकी बाकी नाराज है, ओपिनियन को भी लेकिन ब्राह्मण सम्मिलित खासकर करूंगा। नाराज है। मैं एमएच खान जी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ब्राह्मण नाराज खान है, साहब, उसका इनको थैंक फैसला यू, झेलना पड़ेगा। थैंक यू। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो क्रेडिट जाता है बीएसपी को कि ब्राह्मण सम्मेलन आप लोगों ने, ये प्रबुद्ध सम्मेलन, आई एम सॉरी, प्रबुद्ध सम्मेलन आपने शुरू कराया। अभी मैं सुन रहा था सतीश मिश्रा जी को कि वो बता रहे थे कि उनकी नकल बीजेपी कर रही थी। जब पुरी साहब बोल रहे थे तो आप क्यों हंस रहे थे? नहीं, पुरी साहब बोल रहे थे, जो बातें नहीं है उसको बोल रहे थे, जो काम नहीं किया उन्होंने वो बोल रहे थे, तो मुझे हंसी आ रही थी कि भाई ये तो काम ही नहीं किया और बोल रहे हैं। सवाल इस बात का है कि माननीय बहन नहीं, तब चलो जूता लात तक ही सीमित थी बात,
नहीं कोई अब बात तो- नहीं, मित्र अब है। तो इस समय बड़ा मुश्किल है। हमारा मित्र है, हम इनको कुछ कह नहीं सकते, ये चाहे जो कह लें। हम हमारी बहुत पुरानी दोस्ती इनकी है, कोई बात नहीं है। लेकिन बहस जिस पे हो रही है उस पर गंभीरता रखनी चाहिए जी। जब माननीय सतीश मिश्रा जी ने शुरू किया बहन कुमारी मायावती जी के कहने से प्रबुद्ध सम्मेलन, तो पीछे पीछे से सपा भी आ गई, अब भाजपा भी आ गई। अब जब भाजपा आ गई तो भाजपा जब जाएगी गांव में प्रबुद्ध सम्मेलन करने या किसी कस्बे में जब जाएगी तो प्रबुद्ध लोग पूछेंगे कि खुशी दुबे का केस पूछेंगे, और ये भी पूछेंगे कि एक ऐसा पत्रकार उत्तर प्रदेश में बैठा है प्रबुद्ध जो सही बात को कहता है, उसका नाम है ब्रजेश मिश्रा, उसके घर पे ईडी का छापा कैसे डाला तुमने? अच्छा, आप हमको भी ले आए आप ले बिल्कुल आपको ले आऊंगा, क्योंकि प्रबुद्ध समाज में आप आते हैं और आप निष्पक्षता से आवाज उठाते हैं जनता की, तो आप इस चैनल को भी इन्होंने नहीं छोड़ा कि इनको भी रगड़ रगड़ के मार डालेंगे। ब्राह्मणों को तो मारा ही मारा, 500-800 ब्राह्मणों को मार दिया, इनकाउंटर कर दिया, कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। लेकिन आप किसी को तो बख्शोगे भाई? सब जन हित है, सब जन सुखा की बात ना हमारी पार्टी का पर है। आप भी तो ब्राह्मणों का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए करते हैं। नहीं, आप हमने कौन देखिए सा बहुत इनके लिए 2007 कर में, देते मिश्रा हैं? जी 2007 में हमने ब्राह्मणों को 81 से 85 टिकट दिए थे हमने, और जिसमें 42-43 ब्राह्मण जीत के आए थे, उनको हमने 15 से 17 मंत्री बनाए थे। तो आपको कितने लगता है पंडित जी लोग कॉर्पोरेशन आपकी बनाए वोट दे थे? देंगे आपको? जी सर, आपको लगता है कि पंडित जी लोग आपकी वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। वो जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री बहन मायावती जी ब्राह्मणों के साथ, हर वर्ग के साथ न्याय करती हैं और सत्ता में भागीदारी देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता में भागीदारी वो देती हैं। आपका कॉन्फिडेंस देख के प्रोफेसर साहब थोड़ा परेशान हो रहे हैं। नहीं, परेशान होना ही पड़ेगा, इसलिए कि वो सत्ता में भागीदारी नहीं दे पा रहे थे लोग, नहीं लोग। हमारी पार्टी सत्ता में भागीदारी देगी और कॉर्पोरेशन में मतलब ये आप प्रॉमिस करते हैं? जी। ऑल राइट। ब्रजेंद्र सिंह जी मुझे कांग्रेस से ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रजेंद्र जी, शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये सब लोग तो देखिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है क्या इस समाज में? आदरणीय ब्रजेश जी, जब आप प्रबुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं तो समाज का सबसे अभिजात वर्ग है, और मेरा यह मानना है कि जो समाज को दिशा दे रहा है मानव सभ्यता के विकास काल से 10,000 वर्ष से, उसे हम कोई दिशा देंगे, उसे हम कुछ समझाएंगे, ये मेरा अहंकार हो सकता है। और वो प्रबुद्ध वर्ग जानता है, और मैं विनती करूंगा कि जो आपके चैनल हेड हैं वीरेंद्र सिंह जी, मेरी उनसे कुछ बात हुई थी और वो अपना जब बात रखेंगे तो रखेंगे जी। सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी और संघ ने अबाउट टर्न लिया है अपनी पॉलिसी में, अगर जो मैं कहना चाहता हूं आपने पकड़ा हो कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने मंत्रियों के परिचय के समय क्या कहा, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किस प्रकार पोस्टर लगाए गए, आरक्षण के बारे में 2 फैसले किए गए, इसमें राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया। और मजे की बात यह है कि इन्हीं सब चीजों के खिलाफ यहाँ हमारे जो शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ है उसमें जिस वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई, जिस वर्ग को आहत करके वो वर्ग धरना दे रहा है कि साहब हमारा प्रतिनिधित्व ही उसमें नहीं है जी। तो जो इनकी पॉलिसी में अबाउट टर्न है वो इसलिए है कि ये विचारधारा जो है ये किसी को प्रबुद्ध मानती नहीं अपने अलावा। ओके। जो बातें श्री अभिषेक मिश्रा जी ने कहा और जो शुरुआत ओपनिंग में कही, मैं उन पर नहीं जाना चाहता। सबसे बड़ी बात होती है कि डिसीजन मेकर कौन होगा, पॉलिसी कौन तय करेगा। वो भारतीय जनता पार्टी बसपा और सपा में नहीं है कोई, वो ना अभिषेक मिश्रा जी पॉलिसी मेकर में है, ना अभी जो खान साहब बोल रहे थे वो पॉलिसी मेकर में है, ना अमित पुरी साहब पॉलिसी मेकर में है। आप कहना क्या चाहते हैं? थोड़ा खुल कर कहो, थोड़ा खुल कर बोलो, कह दो। आज जो है फाटक खोल दो। सरकार को कौन, मतलब आप चीफ मिनिस्टर की बात करना चाहते हो? बिल्कुल, कि चीफ मिनिस्टर पद का प्रत्याशी किस? बिल्कुल, हाँ, ऐसे खोलो, खुलकर बात करो। 7 दिसंबर 89 कितना भी हेमंत तिवारी रोके, लेकिन आप खुल के कहना। 32 साल हो गया उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ा प्रबुद्ध वर्ग है, जो समाज को दिशा दे रहा है 10,000 वर्षों से, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम ले रहे हैं, उनके भी राजगुरु वशिष्ठ जी थे।
तो आपकी पार्टी से कौन होगा चीफ मिनिस्टर पद का प्रत्याशी, आप बता दो फिर। हमारे पार्टी में जो भी होगा वो वही होगा जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओ ना, हम सब ब्लैंक हैं, आप बताओ, खुलकर बोलो। आज बोल ही दो, आज बोल ही दो। ओके, उनका कनेक्शन बड़े नाम है प्रबुद्ध वर्ग के। ऑल राइट, मैं चक्रपाणी जी महाराज को आमंत्रित करता हूं डिबेट में, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। महाराज जी बहुत स्वागत आपका। देखिए, अब आप लोगों की पूछ तो बढ़ने वाली है, संतों की भी, साधुओं की भी, आपके समाज की भी, और प्रबुद्ध वगैरह सब लोग अब पूछे जाने वाले हैं। तो अचानक कैसे इन राजनीतिक दलों को लगा कि आप लोग भी समाज में ज़रूरी हैं, जिनको कोई चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं था? नहीं ब्रजेश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में देखिए, हमारे यहाँ तो रोज ही फोन आते हैं, और निश्चित रूप से जैसे समाजवादी पार्टी है, वो जब भी सरकार बनती है तो अपने वोट के लिए काम करती है। जो लोग उनको वोट दे रहे हैं उस समाज के लिए विशेष काम करती है। बहुजन समाज पार्टी है, वो भी अपने वोट के हिसाब से जो भी उनको वोट देता है उनके लिए कार्य करती है। लेकिन जो प्रबुद्ध वर्ग के मीटिंग कर रहे हैं या सम्मेलन कर रही है बीजेपी, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो प्रबुद्ध वर्ग ऐसे ही राष्ट्र और हिंदुत्व के नाम पे देता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है ब्रजेश जी कि जब भी सत्ता में बीजेपी आती है, वो उसी प्रबुद्ध वर्ग को, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या दलित समाज से जो भी उनके समर्थक होते हैं, उन्हीं का कहीं ना कहीं शोषण शुरू हो जाता है। मैं आप और संतों का खास तौर से, अब देखिए बहराइच से हो या बादा में हो या गाजियाबाद में हो, कई ऐसे संतों के उत्पीड़न इतने जोरों पे होगा, ना शासन सुनने वाली है, ना प्रशासन सुनने वाली है। दूसरी बात आप देखो कि उत्तर प्रदेश के लोग, चाहे तमाम जो भी प्रबुद्ध वर्ग, नहीं भूल सकते कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिस एसी एक्ट का कहा था कि भाई बिना जांच का गिरफ्तार नहीं किया जाए, संसद से उसको प्रस्ताव पास करके उसको कर दिया जाएगा, नहीं बिना जांच के ही उनको गिरफ्तार किया जाए। तो ये आखिर वो प्रबुद्ध वर्ग कैसे बर्दाश्त कर लेगा? एक तो अब बेरोजगारी भयंकर हो गई है, आपको राष्ट्र और हिंदुत्व के नाम पे वोट देती है, और आप आने के बाद आप देखो जितना दोहन हुआ, आप ही को जेल भेजने का बंदोबस्त, तिवारी को इतने खतरे थे, कमलेश तिवारी को इतने, ब्रजेश जी खतरा था, समाजवादी पार्टी ने उन्हें बहुत सुरक्षा दिया हुआ था, लेकिन बीजेपी सरकार आते उसकी सुरक्षा कम कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ? कमलेश तिवारी अब हमारे बीच नहीं रहे। अब इसी तरह रंजीत चले गए, रंजीत हमारे हिंदू महासभा के। तमाम लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पता नहीं इसमें क्या। और सबसे बड़ी हमें आश्चर्य तो हुआ ब्रजेश जी, आपकी जिस प्रकार से जिस छापा पड़ा और क्या हुआ, क्योंकि आप स्पष्टवादी हैं, आज हम पर ही खेल रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए नहीं देखिए, तो कहना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं, ठीक बात है। आप समाज के एक धरोहर है, आप हमेशा निष्पक्ष बात करते हैं, तो इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम कम से कम स्पष्ट बोले। अगर हम सही नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सत्ता मनमानी करती ही रहेगी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य और धर्म बढ़ता है। हमें तो बड़ा दुख हुआ था जब आप पे छापा, और मुझे उसी दिन स्पष्ट हो गया कि ये सरकार कर क्या रही है। और आपके यहाँ छापा पड़ा, मिला क्या? ढाक के 3 बात वो बैरन लौट गए। आज आप भी बैठे, हम भी बैठे, और मैंने आपके पत्रकार से कहा भी था, पूरी मीडिया को कहा था, देखना ब्रजेश जी बैठेंगे टीवी पे, फिर डिबेट चलेगा। तो आप जबरदस्ती किसी प्रबुद्ध वर्ग को, क्योंकि वो मिश्रा टाइटल लगा है, क्योंकि दुबे लगा है, क्योंकि क्षत्रिय लगा है या प्रबुद्ध वर्ग का, इसलिए आप परेशान करो, ये सत्ता का काम नहीं होता। आपको कम से कम वरीयता अगर देते, आप निष्पक्ष रूप से शासन चलाते, तो आज इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, आज प्रबुद्ध वर्ग की बैठक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोग ऐसे ही आपको देते। लेकिन कहीं ना कहीं खामियां हुई है सरकार में, कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी तानाशाही दिखाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि करना पड़ रहा है, जबकि इसकी उलट होगा। आप देखिए, हमें ऐसा प्रतीत होता है। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट कोई सुरक्षा नहीं, वैसे समाज ऐसे ही परेशान है, और क्षत्रियों में भी मैं बता रहा हूं, लोग बहुत परेशान है, हर वर्ग के परेशान है। जिन लोगों ने इनको बढ़ के वोट दिया है और समर्थन दिया है, हम लोग तो खुद देख रहे हैं, वो सब वर्ग परेशान है। तो आखिर कम से कम किसी को तो दोगे ना। ओके, मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं हेमंत जी। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों प्रबुद्ध सम्मेलन, जिसको आप सरल शब्दों में ब्राह्मण सम्मेलन कह सकते हैं, चूंकि कोर्ट की मनाही है कि आप जाति सम्मेलन नहीं कर सकते, तो इसलिए इन लोगों ने ब्राह्मण सम्मेलन का नाम प्रबुद्ध सम्मेलन रख लिया है। आपको क्या लगता है कि इसकी आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई? सबसे पहले तो मैं अपने प्रबुद्ध प्रवर अनुजवत मित्र ब्रजेश मिश्रा को पंडित कमलापत त्रिपाठी के नाम पर उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार की बधाई देता हूं।
बहुत बहुत ये भी धन्यवाद। प्रबुद्ध दिवस की चर्चा कर रहे हैं। प्रबुद्ध दिवस पर एक प्रबुद्ध के नाम से चलने वाले पुरस्कार की घोषणा हुई है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में बार बार कहता हूं, जब तक आप दोगले ना हो राजनीति नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो कामयाबी नहीं पा सकते हैं। इसलिए दो तरीके की भूमिका से ही राजनीति चल सकती है, कहिए कुछ और, करिए कुछ और। अगर कोर्ट ने इस पे पाबंदी नहीं लगाई होती तो भी शायद प्रबुद्ध चलता होता, ब्राह्मण सम्मेलन का नाम नहीं दिया जाता। वैसे भी मुझे अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह बात कह के डिफेंड नहीं किया कि ब्राह्मणों का सम्मेलन नहीं है, ब्राह्मणों को जुटौला नहीं है, बल्कि ये समाज के विभिन्न वर्ग, जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, इन सबको अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए किया जा रहा है। इससे बच्चे शायद बहुत दिमाग से काम किया। वैसे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बचने की जरूरत नहीं थी प्रबुद्ध या ब्राह्मण से, क्योंकि स्थापित सत्य है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की कुंजी विशुद्ध जातीय राजनीति के आधार पर सुनिश्चित होती है, लगातार देखा गया है। और दो जातियां ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो चरम काल, जो स्वर्ण काल है उत्तर प्रदेश और भारत में, यानी 2014 के बाद से लगातार झूम कर वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। एक ओबीसी, दूसरे ब्राह्मण, इसको पूरी उनका शीर्ष नेतृत्व जानता है, पूरी पॉलिटिक्स जानती है। सियासी फिजाओं का ये बहुत दुरुस्त सच है, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर कहते ब्राह्मण सम्मेलन तो भी कोई बुराई नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपके चैनल की कई डिबेट्स में कह चुका हूं, ब्राह्मणों की नाराजगी उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। फिर भी मैं कहता हूं, ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण बहुत बड़ा फैक्टर, और आज की तिथि में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अधिसंख्य ब्राह्मण है। कुछ फीसद नाराज हो सकता है, शायद उसीलिए कवायद कर रहे हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा आपको। जी हेमंत जी, 3 दिन का विधानसभा सत्र भी चला। उस सत्र में अपोजिशन ने भाजपा सरकार पर ब्रह्म हत्या का आरोप लगाया, ब्रह्म हत्या का। और अगर आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रिप्लाई याद हो तो उन्होंने कहा था कि जब चूंकि विकास दुबे के नाम से ही ब्राह्मण पर जो अटैक और जो सोशल मीडिया से लेकर के पॉलिटिकल सर्कल में चर्चाएं चली, वो वहीं से एक टर्न आया, एक बड़ा इशू बनाया गया। और शायद योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जो इल्जाम लगे सीधे सीधे ब्राह्मणों पर अत्याचार के या उनको निगलेक्ट करने के, वो वहीं से लगे। तो मुख्यमंत्री का जवाब आपको याद होगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां तो झड़ गई होंगी, जवाब दिया था मुख्यमंत्री ने, विषय का जिक्र नहीं किया था। तो एक ही समाज की लेकिन पत्तियां ये झड़ी। सच्चाई है कि ब्राह्मणों का एक, अब ये विकास दुबे हो सकता है कुछ पत्तियों में हो, या खुशी दुबे कुछ उस पत्तियों में शुमार हो, प्रभात मिश्रा, इंद्रकांत वो त्रिपाठी, प्रभात ये मिश्रा भी कुछ पत्तियां थे, पत्तियों झड़ में गए शुमार होंगे बेचारे। जी श्रीमान जी, मुख्यमंत्री की रिप्लाई है, वो असेंबली की प्रॉपर्टी है, बाकायदा बोला उन्होंने। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इसको इस रेफरेंस में दे रहा हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मजबूरी है किसी भी तरीके से ब्राह्मणों को सही करना, उनको मनाना, उनको पटाना, उनके पास जाना, उनको समझाना, उनको फिर पूर्व की बात समग्र रूप से एकमुश्त अपने साथ रखना, वरना सत्ता की डगर जी बीरेन जी भी आ गए हैं डिबेट में। पथरीली है। थैंक यू हेमंत और जी, बहुत फिसलन भरी है। Thank एक you. मिनट सुनिएगा, मैं इसको खाली एक मिनट कंक्लूड कर रहा यस हूं। प्लीज प्लीज सुनिएगा, लेकिन खाली एक दुर्भाग्यजनक और चिंताजनक बात है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में ये राम बनाम परशुराम की लड़ाई न बन जाए, जो इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। ये बड़ा खतरा है। जो जातीय संघर्ष होता है ये बड़ा खतरनाक होता है। तो राम बनाम परशुराम की लड़ाई, तो अभी तो आप ही कह रहे थे कि पत्तियां झड़ गई होंगी चमन को सींचने में, तो जो पत्तियां झड़ी हैं तो इनके जो पत्तियां गिरी उठाने वाले भी तो आएंगे। अरे साहब, उठाने वाले भी हैं, लेकिन जिन्होंने झाड़ा है पत्तियां, जिन्होंने झकझोरा है पेड़ को और पत्तियां गिरी हैं, उन्हीं का काम है उसमें पानी डालना ताकि नई कोपले आए, नई पत्तियां आए। और ब्राह्मण वर्ग ऐसी कोपल है 15%, 12% कहते हैं, 15% है, मैटर करता है, बिना उसके नहीं चल पाएंगे।
जानते हैं। नहीं, आप त्यागी और भूमिहार समाज को अलग ना करें, ये भी ब्राह्मण समाज ही हैं, ये टोटल मिलाकर 17% हैं। ओके, बीरेन जी भी हमारे साथ 17% जोड़िए, जी, 17%। बीरेन जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। भाई बीरेन जी, अचानक से प्रबुद्धों की प्रबुद्धता काफ़ी याद आ गई है राजनीतिक दलों को, और मैं देख रहा हूं कि हर कोई कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। देखिए, जो लोग ये कहते थे पंडित जी पूड़ी और कोहड़ा खाओ और चुपचाप रहो, वो जो है अब समझ गए हैं कि इनके बिना काम चलना नहीं है। पहले भंडारा करा लो, पंडित जी को बुला लो, पूजा पाठ मंदिर मस्जिद चलता था। ब्राह्मणों ने बड़ी मेहनत से बीजेपी को देश में सींचा। 80% वोट आज भी बीजेपी को मिलता है ब्राह्मणों का। लेकिन जिस तरह से समस्याएं आई, जो नाम गिनाया आपने, ये पत्तियां झड़ गई कि झाड़ दी गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस पर सरकार के सामने इस बात को जवाब देने की जिम्मेदारी है कि वो समाज के सभी वर्गों को सुरक्षा देगी बिना भेदभाव के। ये बात जब झलकने लगती है तब विश्वास बढ़ता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब सरकार में पद बटेंगे, जब संगठन में पद बटेंगे, तो अलग अलग जात विशेष के लोगों को देखा जाएगा। अभी वो कांग्रेस के हमारे साथी बोल रहे थे कि इधर बीजेपी की जो विचारधारा है, अगर आप उसको 10-15 सालों में देखें, 10 सालों में खास तौर से, तो उनका कहना है कि सवर्णों पर उसकी निर्भरता घटी है और वो ओबीसी और दलित वर्ग की ओर ज़्यादा वो झुकी है। तो उसमें जब सवर्णों पर उसकी निर्भरता घट रही है तो स्वाभाविक है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, इनको जो है स्थान कम मिलेगा। तो स्ट्रेटजी बीजेपी ने बदली है। तो ब्राह्मण अगर उसमें सम्मानित या अपमानित महसूस करे तो उसकी अपनी जिम्मेदारी, अपनी सोच है। अच्छा, गरीबी तो हर जाति में है, किसी में देख कर नहीं आती। ब्राह्मणों को तो विद्वान माना जाता है, लेकिन उनके परिवार में भी नौकरी और रोजगार की जरूरत तो है। लेकिन अब इसको मानेगा कौन? आप जरा नजर उठाकर देखिए कि अभी हाल ही में ब्लॉक प्रमुखों के जो चुनाव हुए, जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए, उसमें किन जातियों को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया। 4 एमएलसी की सीटें रिक्त हैं। जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, लेकिन आज तक नाम नहीं आया। क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये चारों नाम कभी घोषित ही नहीं होंगे और ये ऐसे चुनाव लड़ने चले जाएंगे? क्योंकि अगर घोषित किए तो इनको ब्राह्मणों को स्थान देना पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं विवाद का भी कारण बन सकता है, मुसीबत का भी कारण बन सकता है। देखिए, सियासत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लटकाने में ही फायदा समझते हैं राजनीतिक दल। भाजपा की सरकार आई थी तो लोगों को लगा था कि 15 साल बाद सवर्णों की एक पार्टी है, या कह लीजिए कि जो शहरी वर्ग रहा है, जो पढ़ा लिखा वर्ग रहा है, जो प्रबुद्ध वर्ग रहा है, वो वोट देता रहा बीजेपी को। लेकिन जब ब्राह्मणों पर हमले होने लगे, उनको विरोधी समझा जाने लगा, तो ये सब समस्याएं आई। लेकिन इसके बावजूद अपमान सहकर भी अगर वोट देंगे ये, तो बीजेपी को ही देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि आज बात ये हो रही है कि हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए पैर खींचने के बजाय हाथ खींचना चाहिए, तभी ये समाज ऊपर जाएगा। लेकिन आप जानते हैं सब बातें खाली किताबी हैं, इनका कोई दैनिक जीवन में इस्तेमाल नहीं है। बहरहाल बरसात थोड़ी तेज है, हाँ, वो लग रहा है आवाज से। सहनशीलता एक स्वभाव है, स्वभाव नहीं, इसको आप संस्कार कह सकते हैं। और ब्राह्मणों में ये गुण बहुत पाया जाता है। लेकिन ब्राह्मण के साथ स्वाभिमान जुड़ा है, बगावत जुड़ी है और सम्मान जुड़ा हुआ है। और जो लोग बगावत करते हैं वो कलेजे से मजबूत होते हैं, अन्यथा तलुआ चाटने के लिए बहुत सारे लोग समाज में खड़े हैं
जिनके पास कलेजा नाम की चीज नहीं है। तो बहुत सम्मान है समाज में। और दूसरी विद्वता जो है उसकी तारीफ करना फिजूल है, क्योंकि कागज के फूल से खुशबू नहीं आती, फूल खुद बता देता है कि वो कौन सा फूल है, उसकी खुशबू बता देती है जी। तो विद्वता का सम्मान करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी आज परशुराम की मूर्ति लगाने के लिए अभियान चला रही है। बीजेपी 403 विधानसभा सीटों में जा रही है मांगने वोट। ब्राह्मणों के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा, मायावती और सब लोग। तो इसमें ब्राह्मण बहुत होशियार है, बीजेपी भी सबको लगा रही है, लेकिन जो 5 साल सरकार चली है जी, उसका कुछ ना कुछ तो असर आएगा। बहरहाल आज ब्राह्मणों के सम्मान में 4 लाइन बोलूंगा कि आंधियों से बगावत की है और तूफानों में चिराग जला रखा है, और जो सोचते हैं कि हम खाक हो गए आकर देख लें कि राख में भी अंगार दबा रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपने कह के राहुल त्रिपाठी का थोड़ा बीपी बढ़ा दिया है। राहुल, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि दरअसल वास्तविक मुद्दे प्रबुद्ध समाज की क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये ब्रजेश जी, प्रबुद्ध तो बुद्धिजीवी शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, और बुद्धिजीवी वो है जो शुद्ध हो, और शुद्ध तो वो भी नहीं है जो बुद्ध का प्रयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग किए हैं। दूसरी बात ये है कि मुद्दे तो हम वो बताएं जो सम्मेलन कर रहे हैं। ये उनकी प्राथमिकता है कि प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं या ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, वो उनको क्या देंगे और क्यों प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। मुद्दे तो वो रखें जो सम्मेलन कर रहे हैं, वो उस समाज का सम्मेलन करके उसको इस आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या देंगे। दूसरी बात, 2017 में जब सरकार बनी, सर्वप्रथम परशुराम जयंती, परशुराम जी को भगवान को महापुरुष बताकर समाप्त करने की आवश्यकता किस सरकार ने की और क्यों की, क्या आवश्यकता थी? तब तो आप चाहते हैं कि परशुराम जी को भगवान मानते हुए छुट्टी जो पहले थी वो कंटिन्यू रहे, जो इस सरकार ने कंटिन्यू हो गई, 14 मई को कंटिन्यू की गई। अब जब चुनाव का वर्ष आ गया, 4 वर्ष तक वो छुट्टी रद्द रही। आप जब सरकार में आते हैं तो आपको महापुरुष दिखते हैं, आप जब सरकार से जाते हैं आपको भगवान दिखने लगते हैं। ब्राह्मण त्यागी रहा है, ब्राह्मण ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ब्राह्मण ने हमेशा राष्ट्र पर, भगवान श्री राम पर और परशुराम और श्री राम में कोई भेद किए बिना ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। अब आपको परशुराम जी याद आ गए। अब क्या मूड है आप लोगों का? अब मूड है ये कि आप ये बताइए, इंद्रकांत त्रिपाठी जो मीडिया में हाईलाइटेड नाम है, जो उठे हैं, उन पे तो आप बोल रहे हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं जो मीडिया तक नहीं आ पाए, और 900 जो हत्याएं हुई उनकी चर्चा मीडिया पर नहीं हो सकती। ठीक बात है। क्या उनका जीव नहीं थे? क्या वो इंसान नहीं थे? मैं बताता हूं, सचेंडी कानपुर के पास पड़ता है, राजन वाजपेयी, सुबोध वाजपेयी की हत्या कर दी गई, पीट कर मार डाला गया, कहीं नहीं उठा। हम लोग जहां तक उठा पाए उठाया। खुशी दुबे का मुद्दा, खुशी दुबे के आज एक प्रतिष्ठित समाचार चैनल पर आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बोलते हैं कि खुशी दुबे निर्दोष है, मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। उसी समाचार चैनल पर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि माननीय न्यायालय निर्णय करेगा, और अपने स्वयं के मुकदमों के लिए माननीय न्यायालय पर उनको भरोसा नहीं है, वो स्वयं वापस कर लेते हैं। विकास दुबे के मुद्दे पर उनको माननीय न्यायालय पर भरोसा नहीं है, प्रभात मिश्रा के मुद्दे पर उनको माननीय न्यायालय पर भरोसा नहीं है। 16 वर्ष के लड़के को ठोक दिया जाता है, उसके लिए माननीय न्यायालय पर विश्वास नहीं है। चलिए, माननीय न्यायालय की बात आप कर रहे हैं। अभी चक्रपाणी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, जब SC/ST एक्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था कि जांच करके यदि दोषी पाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, और उसकी बहुत सख्त टिप्पणी थी कि अभद्र समाज का हिस्सा है कि बिना जांच किए हुए आप किसी को जेल में डाल देते हैं। उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में लाकर पलट दिया। आज 27% आरक्षण नीट में कर दिया। आज ब्राह्मण सम्मेलन की आवश्यकता पड़ रही है, ब्राह्मणों को क्या दिया? अमित पुरी, मैं चाहता हूं कि एक 1 by 1 आप इनके सवाल का जवाब दें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने उठाए। नहीं, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जवाब देता हूं। सिद्धांत नैतिकता की तमाम सर दुहाइयां दी गई, लेकिन हमको सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या की गई,
राहुल त्रिपाठी के अरे मैं आ रहा हूं ना। आप पालघर कैसे पहुंचे? सेलेक्टिव राहुल त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी सेलेक्टिव नहीं होता। विजय जी 2 पॉइंट में कर लीजिए, फिर एक सेकंड राहुल रुक जाओ। पालघर के साधुओं पालघर में- नहीं। पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या की गई, पुलिस तमाशा बने देखती रही और कप्तान कहता रहा कि हाँ ये आईपीसी में प्रोविजन नहीं है। अब उत्तर आइए, प्रदेश पे आए, वोट के लिए कल्याण सिंह के श्रम से हम दूर रह सकते हैं। राम को काल्पनिक बता आप के उत्तर प्रदेश अरे को इनके जवाब सवाल का जवाब तो दो आप। उत्तर प्रदेश का राम जवाब को देना मुझे। काल्पनिक बताकर उसके आप अस्तित्व कमलेश से तिवारी दूर पर रह जवाब सकते देना हैं। मुझे। और भारतीय जनता आप पार्टी को नैतिकता की दुआई आदरणीय पुरी जी, बताएंगे। आदरणीय पुरी जी, भारतीय अरे जनता पुरी जी, पार्टी जवाब को दें। नैतिकता आप की इंद्रकांत दुआई त्रिपाठी पर बताएंगे। जवाब दें। नीरज मिश्रा के ऊपर आप मैं कहता जवाब हूं, नहीं दे रहे हैं आप- पुरी जी। आप नीरज मिश्रा पुरी जी के सवालों से भाग रहे हो आप। मैं भाग नहीं रहा। सवालों से भाग रहे हो आप। सवालों से भाग रहे हो आप। नीरज मिश्रा के आप कमलेश तिवारी पर जवाब दें, समाजवादी आप इंद्रकांत त्रिपाठी पर जवाब दें, आप खुशी दुबे पर जवाब दें। दो शब्द नहीं निकलते। आप कहां? मैंने दे दिया पहले भाग में कुछ। प्रभात मिश्रा पर जवाब पालघर दें। की बात कर रहे हैं। अभी पहले भाग में कह चुका उसको कमलेश तिवारी का आखिरी वीडियो देखा आपने? किस पर आरोप लगाए थे उन्होंने? इसी बात पर सरकार कह रहा हूं नीरज मिश्रा पर श्रद्धांजलि। इंद्रकांत त्रिपाठी पर आप क्या कहेंगे? कहिए नीरज मिश्रा मणिलाल की- पाटीदार पर आप क्या कहिए कहेंगे? नीरज मिश्रा की पाटीदार आज हत्या तक अरेस्ट गलत क्यों नहीं हुआ? उसका एनकाउंटर कहिए हुआ। नीरज मिश्रा की हत्या गलत थी। मणिलाल पाटीदार का अरे एनकाउंटर किया आपने? आप तो समाजवादी पार्टी सिलेक्टिव में हैं नहीं आप। है। आप तो सिलेक्टिव हैं। समाजवादी पार्टी आप में अरे नहीं पुरी है। जी, कहिए नीरज मिश्रा की हत्या पुरी में हम जी, श्रद्धांजलि व्यक्त पुरी जी करते क्या हैं। हो गया? आप सवाल का आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। जो कांग्रेस पर 70 साल का ठेका छोड़ देते हैं अपनी नाकामियों का। ऑलराइट, आप कर रहे हैं। थैंक यू। आप दोनों शांत हो जाएं। ओके, कहिए राम प्रोफेसर काल्पनिक अभिषेक नहीं मिश्रा थे। जी, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी, भाई सवाल का जवाब बनता है। मैंने इराक पे सवाल किया, ईरान पे जवाब दे रहे हैं। जवाब नहीं दिया। प्रोफेसर साहब गो अहेड। कहिए ना अभिषेक Thank जी you। से श्रद्धांजलि एक दें सेकंड नीरज रुक मिश्रा जाइए ना को। आप। नीरज एक मिश्रा सेकंड को रुक जाइए। श्रद्धांजलि दें। ओके, पुरी जी, कहिए नीरज की हत्या हाँ। गलत थी। के पास आप अगर वैसे ही जवाब जवाब होगा- दीजिए जैसे प्रभात मिश्रा को आपने आज मरवाया। कह दीजिए, आज आदरणीय- कह दीजिए। आपने प्रभात नीरज- मिश्रा को जैसे अरे मरवाया कहिए वैसे ना जवाब आज दीजिएगा। कि नीरज को एक सेकंड श्रद्धांजलि रुकिएगा। देते हैं। प्रभात मिश्रा की हत्या का क्यों भी नहीं जवाब नीरज आपकी मिश्रा सरकार को को देना श्रद्धांजलि चाहिए। देती मेरा है? कैसे निवेदन है- 16 साल के बच्चे को समाजवादी छाती पे पार्टी- गोली मारी थी आप लोगों ने? समाजवादी इनकी पार्टी आवाज बोलिए। इनकी आवाज को बंद कर दी जाए तो श्रद्धांजलि शायद ओके। डिबेट ठीक हो जाए। हाँ प्रोफेसर साहब बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सिर्फ ये बैठा के भेजा गया है कि भाई इनके पास जवाब तो कोई है नहीं, ये जवाब दे नहीं सकते। इनको पता है कि कहां कहां बैकफुट पे है, इनको पता है कि इनकी गलती है, इनको नहीं पता तो है आप कि लोग बैकफुट पे नाराज नहीं हैं। है, नो, नो, तो इनको प्लीज। पता है कि नीरज पूरा मिश्रा उत्तर प्रदेश की हत्या आज गलत नाराज थी। पुरी साहब मुझे आपकी श्रद्धांजलि आवाज बात कर चुका है। मुझे आज आपकी पूरा आवाज उत्तर बंद करनी प्रदेश पड़ेगी ये अगर पूछ आप रहा बीच में है। बोलेंगे। आप आवाज बंद कर सकते नहीं, हैं, प्लीज। लेकिन नीरज को श्रद्धांजलि पूरा नहीं, उत्तर आप प्रदेश प्रभात ये पूछ मिश्रा को रहा है श्रद्धांजलि कि कब भगवान देंगे? परशुराम की जयंती क्यों इन्होंने खत्म की? पैन कराइए, कैमरे के सामने हो। हाँ, पूरा उत्तर और प्रदेश उसकी ये हत्या कह का रहा है, ये कबूल है कि भगवान आपने हत्या परशुराम और कराई है राम के उसकी। बनाम की बात करते हैं, वो तो कभी बनाम हो ही नहीं सकता। हत्या नहीं कराई, आप बताइए हत्या हत्या कराई प्रभात मिश्रा की। दोनों एक है। क्यों हत्या कराई प्रभात मिश्रा की? किस इन्वेस्टिगेटिंग एक बिल्कुल सेकंड हत्या रुकिए कराई। ना। इन्होंने खुशी दुबे को जेल भेजा, इन्होंने प्रभात दुबे को हत्या कराई। ये लोग इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने ब्राह्मणों के नाम लेकर के लाइसेंस की जांच क्यों कराई, इसका जवाब दें। ओके, सिर्फ अरे अभिषेक आज मिश्रा बोलेंगे। इनसे ये पूछिए, आज सरकार ये 5 साल से चला रहे हैं, अगर कोई केस है जिसपे इनके खिलाफ इनके पास कोई सबूत है जो आज ये बात कर रहे हैं, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं। जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की रेड लोगों पे पड़ रही है, अगर ब्रजेश मिश्रा के ऊपर ईडी की रेड पड़ सकती है तो ये क्यों जांच नहीं बैठा सकते? जिसका भी उदाहरण दे रहे हो, अगर इनमें दम है, इनके पास सबूत है तो उसको साबित करते हैं, वरना आज के बाद माननीय अमित पुरी जी से निवेदन करूंगा कि दोबारा नाम न लें। और अगर 5 साल से आप सरकार चला रहे हो और अगर आप में इतना दम नहीं कि आप जांच करा के किसी को सजा दे सकते हैं, आप सरकार चलाने के लायक नहीं है। आप सरकार चलाने के लायक नहीं है अमित पुरी जी। आप सवाल सुन नहीं सकते। आप में इतना वो नहीं है। नहीं, राहुल त्रिपाठी के देखिए, सवालों का जवाब देना चाहिए था, मैं भी ये मानता हूं। माननीय ब्रजेश जी इन्हें कोई जवाब नहीं देना। इनके पास कोई जवाब है नहीं। इनके पास कमलेश तिवारी का सवाल है, इनके पास हम इंद्रकांत त्रिपाठी का सवाल उठा चुके, निर्वेंद्र मिश्र जी का सवाल उठा चुके, पाटीदार जी का सवाल उठा चुके। उत्तर प्रदेश में आज हर गांव में, हर जिले में, हर बाजार में एक सवाल है और उत्तर प्रदेश का आज पूरा प्रबुद्ध वर्ग ये सवाल पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना बेइज्जती क्यों की, इतना खान साहब, ये अपमान क्यों किया? सवालों के जवाब के बजाय ये पूरी साहब को गुस्सा क्यों, इनका बीपी क्यों बढ़ जा रहा है? देखिए मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के पास जितना अत्याचार करना था इस 4.5 सालों में कर लिया, जवाब तो कुछ है नहीं। अब अभी पैनल में सवाल उठा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि SC ST के मामले में जांच करके, ये तो 2007 में बहन कुमारी मायावती जी ने कर दिया था।
बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 में कर दिया था कि किसी पर भी मुकदमा अगर है तो उसको जो है बगैर जांच किए हुए मुकदमा न लगाया जाए। लेकिन सवाल बात का खुशी दुबे के ऊपर आप आते हैं। खुशी दुबे चार्जशीटेड नहीं है, अभी तक उस पर चार्जशीट नहीं दाखिल किया गया है। और माननीय ब्रजेश मिश्रा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, सतीश मिश्रा जी ने कहा है कि खुशी दुबे का केस मैं लड़ूंगा, बिना पैसे का लड़ूंगा। और तो लड़िए ना, फिर देर क्यों कर रहे हैं? उसको जेल से निकालिए। तैयारी पूरी हो रही है, वो लड़ेंगे मिश्रा जी। हम आज बढ़ के कह रहे हैं कि हम हर प्रबुद्ध समाज के लोगों का जिस पे जुर्म होगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। चलो चुनाव के बहाने से ही समाज को कुछ तो मिल जाए, जेल से निकाल दो बेचारी गरीब बच्ची को। बिल्कुल निकाला जाएगा, और हर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का नहीं, सब समाज का निकाला जाएगा। और सब समाज का ही हम हिस्सा है, और सब समाज को लेकर चलेंगे। अब आपका भी हम कह रहे हैं कि आपकी भी जांच होनी चाहिए, कैसे इन्होंने ईडी का छापा मारा आपके ऊपर, वो आप जांच कर लेंगे। वो उसकी जांच में आपको हम 2022 में सरकार में आ रहे हैं, और सरकार में आने के बाद इस पर इन लोगों का खाल खींचेंगे हम। राइट। ब्रजेश सिंह जी, आप बताइए कि जो सवाल राहुल ने उठाए थे, मुझे लगता है उसके जवाब आने चाहिए थे। देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, राहुल जी के, त्रिपाठी जी के सवाल भाजपा नहीं देगी। एक अभिनव त्रिपाठी कानपुर देहात का लड़का है, वो बीएड कर रहा है, उसके ऊपर 8 मुकदमे हो गए हैं। आप उसके चैनल पर उसकी खबर चल चुकी है, और वो इतना निराश हो गया है कि शायद सुसाइड अटेम्प्ट कर ले और जेल हमको जाना पड़े, क्योंकि हमारा नंबर लेकर गया है। वो आया था लखनऊ में, पूरा रो रहा था। तो ये किस प्रकार की प्रताड़ना कर रहे हैं जी। ये तो हुआ आम समाज की। श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नेतृत्व में बीजेपी 73 लोकसभा सीट जीती, 2 बार राज्यसभा, 2 बार एमएलसी का चुनाव हो चुका, और 16 गवर्नर नियुक्त हो चुके देश में। लेकिन वाजपेयी जी का नाम नहीं आया उसमें। आपने किसी ने देखा हो तो बतावे, हमको तो नहीं मालूम है, शायद वो नहीं बन पाए। आदरणीय रीता जी कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, या उनके भाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड में 3 सीएम बदले, लेकिन बहुगुणा जी का नाम नहीं आया। और केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार में भी बड़ा चर्चा चल रहा था, उसमें भी उनका नाम नहीं आया। बड़ी रिसर्च करके तो आए हो। सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसमें काफी ये रिसर्च बताना करके होगा कि उस समाज के लिए सम्मान का कौन सा स्थान इन्होंने तय कर रखा है। ओके चक्रपाणी जी, इस पैदा राउंड में हुआ थोड़ा तो वक्त, इस राउंड में समाज केवल वोट देने के लिए है क्या? ओके चक्रपाणी जी महाराज, आप मुझे बताइए कि क्या प्रबुद्ध वर्ग का इस्तेमाल अब सिर्फ राजनीतिक रह गया है? इनकी समस्याएं सुलझाने की बात अब नहीं होती? देखिए अब तो मजबूरी हो गई है सत्ता की। और दूसरी बात ब्रजेश जी, मैं पाल घर पे आता हूं। अभी पुरी साहब ने पाल घर की चर्चा की, संतों की हत्या हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रजेश जी, पाल घर में जिस प्रकार से निर्ममता से संतों की हत्या हुई थी, पूरे देश मर्माहत था, और हम लोगों ने बड़ी उसकी मांग की। लेकिन उसी के तुरंत बाद एक सुशांत सिंह राजपूत थे, जिन्होंने सुसाइड किया, कर लिया, और वो खत्म हो गए। लेकिन उसी के दौरान आपने देखा होगा मीडिया चैनल पे सुशांत सिंह का बहुत ज्यादा दिया, और उसका कारण ये था कि बिहार में चुनाव था। हमने कई पत्र दिया केंद्र सरकार को कि उसकी सीबीआई जांच किया जाए कि पालघर के संतों की। लेकिन पालघर के संतों पे गृह मंत्री जी ने सीधा बोल दिया कि नहीं, कोई सीबीआई जांच की हम नहीं करेंगे। और सुशांत सिंह राजपूत का, चूंकि बिहार में चुनाव था, उसको तुरंत सीबीआई जांच के लिए आदेश कर दिया गया जब वो सुसाइड था। तो आप बताइए कि क्या केंद्र सरकार हो या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या एक संत की हत्या, निर्मम हत्या से ज्यादा वो संत है, उनको पीछे बोलने दीजिए, उनको वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? कोई अभिनेता ये बताइए सुसाइड कर लेता वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो संतों की निर्मम हत्या कर लेता, उसकी सीबीआई जांच जरूरी है? तो सीबीआई जांच जरूरी किसकी है? सवाल इस बात का है कि सिर्फ बात को आप उठाते हो इसलिए हो, आप क्योंकि आपको न्याय नहीं चाहिए, आपको संतों के साथ न्याय नहीं देना है, आपको प्रबुद्ध वर्गों के साथ न्याय नहीं देना है। आप सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है कि नहीं जी, बिना जांच का एससी एक्ट में नहीं भेजा जाए, आप संसद से प्रस्ताव पास करते हो, नहीं बिल्कुल बिना जांच का इनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको भेज दिया जाए, जाट गुजर सबको जेल ठूस दिया जाए। इससे तो अच्छा वो हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए मायावती जी ने कर दिया था कि बिना जांच का कोई जेल नहीं जाएगा। सवाल है कि आखिर सबके साथ न्याय होना चाहिए ना। पालघर में संतों की निर्ममता से हत्या हो गई, केंद्र में सरकार है पूर्ण बहुमत की, गृह मंत्री जी कहते नहीं जांच नहीं होगी उसकी सीबीआई, और सुशांत सिंह का दे दिया क्योंकि बिहार में चुनाव था। तो ये सिर्फ राजनीति के लिए प्रबुद्ध वर्ग को कब तक आप वो करते रहेंगे? थैंक यू। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी, ये जो सितंबर का महीना है, ये प्रबुद्ध समाज को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी तो लगी है, 7 तारीख को मायावती एड्रेस करने जा रही हैं इन लोगों को।
क्या आपको क्या लगता है कि आगे नेक्स्ट पॉलिटिकल मूव इस कम्युनिटी को लेकर क्या होने वाला है? मैं एक बात बता दूं, ब्राह्मणों के बारे में एक बड़ी गंदी कहावत है, शायद जिक्र नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनका इसी तरीके से इस्तेमाल करती हैं और वक्त गुजरने के बाद उन्हें भूल जाती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, दृढ़ता के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की सत्तारूढ़ दल से नाराजगी है, लेकिन यह परसेप्शन और ओपिनियन बदलने और बनाने वाली कौम है। सबका लालच, सबकी मजबूरी क्यों है ब्राह्मणों के प्रति? तो बीजेपी ये मना भी तो सकती है, अब तो कार्यक्रम कर रहे हैं, मनाया भी जा सकता है। मना रही है, मनाया जा सकता। ब्रजेश जी देखिए, डिबेट में बहुत तटस्थ बातें बोलनी चाहिए। मेरा मानना आज भी है कि अधिसंख्य ब्राह्मण आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का है, जो मेरा अपना ओपिनियन है। हालांकि आपने देखा होगा, ये जलालपुर का बाई इलेक्शन था, उसमें गुस्सा था शुरुआत में सरकार के प्रति, रिएक्ट किया ब्राह्मणों ने, और जहां 500 भूमिहार नहीं, वहां समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जीत गया था। इसके बावजूद कि वहां ब्रजेश पाठक जैसे कद्दावर ब्राह्मण चेहरे ने बहुत मेहनत की थी, तो नाराजगी वहां थी। लेकिन फिर वही कह रहा हूं, हेमंत जी समय समाप्त हो गया, कृपया कंक्लूड करें। 2-4 बार उल्टी सीधे बोल दीजिए, 1 मिनट बेइज्जत कर लीजिए, पैर छू लीजिए, वो माफ कर देता है। एक लाइन कहिए, एक बात बोल दूं, बहुत जरूरी है। जब राम परशुराम का संवाद हो रहा था, 2 पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण थी। राम ने परशुराम से कहा कि सब प्रकार हम तुमसे हारे, क्षमा विप्र अपराध हमारे। इतना कहने में ब्राह्मण जी खुश हो गए, ब्राह्मण साथ हो गए, भाजपा ही कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी इस कार्यक्रम में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए, शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए। और हाँ, डिबेट के अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई शहरों में काफ़ी बुखार फैला हुआ है। ये बड़ा मिस्टीरियस रहस्यमयी बुखार है। कुछ लोग इसे डेंगू बता रहे हैं, कुछ मलेरिया और कुछ और। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये बच्चों को बहुत तेज़ी से अपना शिकार बना रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।